हाँ जी बेटा, आ जाइए फटाफट। अपन क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत में मैं डायरेक्टली आपसे ये बोलूँगा कि बेटा एमटीपी का पार्ट 1 आपका ऑलरेडी मैंने करा दिया था और ये एमटीपी के पार्ट 2 का पोर्शन है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बेटा कि एमटीपी 1 जो हमने किया था बहुत धीरे धीरे किया था। एमटीपी 2 क्योंकि आपके पास समय की कमी है और आप लोग फटाफट इसके आंसर्स के लिए ज़्यादा मैं बोलूँगा एक्साइटेड रहोगे। MTP2 और MTP1 में थोड़ा सा फर्क ही रहेगा बेटा कि MTP1 में हर पॉइंट को छोटे मोटे मैंने एक्सप्लेन करते हुए आपको कराया था। MTP2 में थोड़ी सी स्पीड में ज्यादा रखूंगा। इसके पीछे का रीजन ये बेटा कि अपने को लगभग 60 क्वेश्चन करना है और आप लोग एग्जाम में भी ये टारगेट मान के चलेगा कि 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे हाथ में मात्र 25 से 30 मिनट है। अब आपको अजीब सा लगेगा, आप बोलोगे सर 15 मतलब 30 सेकेंड फॉर वन क्वेश्चन। यस यस बेटा, याद रखना मेरा मानना है कि एमटीपी में केवल उसी क्वेश्चन में टाइम लगाना चाहिए जहां पे कोई कर्व या प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। अगर कोई कर्व नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो इस सिचुएशन में फटाफट टिक मारते चलिए। और आपको तो मैंने बताया था बेटा कि इको का एमटीपी लर्निंग अप्रोच पे किया जाता है। लर्निंग अप्रोच का मतलब क्या कि यहां पर मान लो बेटा थ्योरी कोई है, मैं थ्योरी को क्या ही समझाऊं, मैं ऑलरेडी चैप्टर कराते टाइम आपको थ्योरी समझा दिया होगा मैं। तो मेरा ना इस पूरे के पूरे एमटीपी में अगर देखोगे ना 100 क्वेश्चन है, तो इसमें बेटा 7-8 ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे कायदे से कराना चाहिए। नहीं तो सारा प्योरली थ्योरेटिकल अप्रोच पे आपका एमटीपी है, सारा प्योरली थ्योरेटिकल। तो आइए एक बार शुरू करते हैं। मुझे याद है बेटा कि पहला एमटीपी कराते टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 20 को छुड़वा दिया था, जो कर्व एनालिसिस था। मैंने बोला था सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कर देते हैं। तो एक बार बेटा इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा? एवरीवन ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। बेटा यहां बोला गया इन द बिलो फिगर इफ dd इज द डिमांड कर्व एंड r इज द गिवन पॉइंट ऑन इट। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से। बोला गया कि देखो ये नीचे वाले डायग्राम को देखो और यहां पर मान लो कि अगर dd डिमांड कर्व है, इफ dd इज द डिमांड कर्व और r जो है वो गिवन पॉइंट ऑन, अर्थात r इज अ गिवन पॉइंट ऑन इट, देन द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन मतलब इसकी बात हो रही है, ये शेडेड पोर्शन OP1 या RQ1 क्या होगा। तो बेटा मान के चलो कि ये है आपका क्वांटिटी प्राइस और ये जो आपका है बेटा ये क्या है, बोले एक बार उसे क्वांटिटी है। प्लीज ध्यान से सुनिए, वो क्वांटिटी प्राइस है और ये मान लो आपका क्वांटिटी है। अरे श्योर क्या, और ये आपका जो है बेटा ये डिमांड कर्व है, ये ऑलरेडी डिमांड कर्व है। तो मेरे भाई अगर आप इन दोनों को इंटू करो, अर्थात पी को आप क्यू से इंटू करते हो, तो आपका क्या बन जाता है बेटा, ये टोटल रिवेन्यू बन जाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ना बेटा, इसका आंसर होगा टोटल रिवेन्यू। क्या आंसर होगा बोल बेटा? टोटल रिवेन्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, जिन बच्चों को समझ आ गया कि प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू, ठीक है। अगर समझ नहीं भी आया तो आप ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रट भी सकते हो। अब आपको अजीब सा लगा होगा, ध्यान रखना बेटा आज से 10-15 दिन बाद आपका एग्जाम है, तुम इस सिचुएशन में नहीं हो कि इस कॉन्सेप्ट को समझो, तो तुम इस पॉइंट को रट भी लो कि अच्छा ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो मैं क्या करूंगा, एक को क्वांटिटी एक को प्राइस करूंगा, दोनों को इंटू करूंगा, जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। डन करेगा। जैसे प्राइस इंटू क्वांटिटी आप करोगे तो इसका टोटल रिवेन्यू आंसर। आर यू श्योर 100%? इसके बाद बेटा मैं और चलता हूं आपको लेकर आगे चलता हूं और आगे जब मैं चलता हूं तो ये सारा क्वेश्चन बेटा आपका ऑलरेडी हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये सब आपके हो चुके थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहले वाले में ही मैंने आपको करा दिया था। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो ये सब आपकी हो चुकी थी, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 भी करा दिया था, उसमें जो आपका पहला वाला एमटीपी है। मैंने क्वेश्चन नंबर 26 भी करा दिया था। अगर कोई बच्चा बेटा मुझे याद दिला पाए कि मुझे कहां से कराना है तो आई विल बी मोर हैप्पी। बेटा चैट बॉक्स में आप मुझे बता दो कि मुझे कहां से एक्चुअली कराना है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा कि मैंने कहां तक आप लोगों को ये करा दिया था। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 30 तक कराया था या क्या कराया था, एक बार आप मुझे आइडिया दें तो बेटा मैं ज़्यादा ये फिजिकल पॉलिसी वगैरह का कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी करा दिया था मैंने शायद। यस अल्फ्रेड मार्शल, इसका आंसर 31 का बेटा ये भी मैंने आपको बता दिया था। माफ करिए जोएल डीन, ये आपको कॉपी में भी लिखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को बेटा जोएल डीन ने दिया था और अल्फ्रेड मार्शल मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं। तो ये सब बातें ऑलरेडी आपकी हो चुकी थी। तो एक बार मुझे बेटा आई एम वेटिंग फॉर इट कि अगर कोई बच्चा मुझे ये बता दे एग्जैक्टली कि मैंने कहां तक करा दिया है आप लोगों को, तो आई विल बी मोर हैप्पी। प्लीज 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 एनीवन बेटा। अच्छा ओके क्वेश्चन नंबर 37 से मुझे डायरेक्ट शुरुआत करनी है। ओके ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 37 से मुझे डायरेक्ट शुरुआत करनी है एज पर स्टूडेंट। तो बेटा मैं आगे बढ़ जाता हूं आपको लेकर डायरेक्ट और क्वेश्चन नंबर 37 से हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं बेटा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं डायरेक्ट और 37 से ऑनवर्ड्स बेटा शुरुआत करना है। देखो यहां पर क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 37 को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बोला गया इन द वेरी लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल इफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। अगर एग्रीगेट डिमांड बेटा शिफ्ट करता है लेफ्ट के तरफ तो इस सिचुएशन में बताइए क्या होगा, तो याद रखना बेटा क्या यहां पर प्राइस और आउटपुट क्या ये दोनों डिक्रीज करेंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई।
अगर शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट के तरफ तो इस सिचुएशन में याद रखना प्राइस क्या होता है बेटा, डिक्रीज, लेकिन आउटपुट क्या रहता है, सेम। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व बेटा लेफ्ट के तरफ शिफ्ट होगा तो ये इसका आंसर सी होगा, क्योंकि प्राइस यहां पर डिक्रीज होता है लेकिन आपका आउटपुट क्या होता है बेटा, वो रिमेन सेम होता है। तो 37 का जो आंसर होगा बेटा ये आपका आंसर सी होगा। मैं इसके बाद और आगे बढ़ता हूं बेटा, ध्यान से सुनते चलिए। फटाफट अपने को क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ते जाना है। जहां पर मुद्दे की बात होगी, जहां पर कोई दिक्कत वाली फीलिंग होगी आपको, आप मुझे बोलिएगा, मैं वहां पे रुक जाऊंगा, नहीं तो बेटा अपन आगे से तेजी से करते हुए आगे चलेंगे। ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इंप्लाइज दैट। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या कहता है बेटा, आउटपुट कैन नॉट डिक्रीज। क्या बात कर रहे हो बेटा, आउटपुट बिल्कुल डिक्रीज हो सकता है। आउटपुट डिक्रीज इफ आइदर लेवल और कैपिटल इज डिक्रीज, बिल्कुल नहीं। आउटपुट इंक्रीज होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट एज द अमाउंट ऑफ लेबर इज इंक्रीज्ड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन फिक्स्ड। यस बेटा याद रखना, आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ये कहता है कि जैसे 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 इनपुट वगैरह आप करते जाओगे बेटा आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन याद रखना बेटा डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि लेबर रेट आपका इंक्रीज हो जाता है और कैपिटल जो रहता है वो आपका फिक्स रहता है। तो इस सिचुएशन में आपका आंसर होगा वो होगा सी। मैं आपको 39 पे लेके चलता हूं बेटा, और 39 का क्या आंसर है एक बार देखने की कोशिश करिएगा। बोला गया है कंट्री विद हायर सेविंग रेट मे हैव हायर इक्विलिब्रियम। बोला गया है जो कंट्री के पास हायर सेविंग रेट होता है ना, वो हायर इक्विलिब्रियम पे होती है, हायर इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट पे होती है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि याद रखना बेटा जब आप हायर सेविंग रेट करते हो ना तो ये आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए इजाजत देता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास हायर सेविंग रेट है तो आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, और अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो इससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो याद रखिएगा बेटा कंट्री विद हायर सेविंग रेट मे हैव हायर इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट। बहुत सिंपल, यस इसका आंसर सही है, इसका आंसर सी होगा बेटा, क्योंकि जब हायर सेविंग रेट होगा तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी, और अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो इससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होगा। मैं आपको और आगे लेके चलता हूं बेटा, और आगे लेके चलता हूं। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, बोलो बेटा, जस्ट वेट। हाँ जी, मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 40 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है बेटा ये बोल रहा है एज्यूम यू बिल्ट अ न्यू हाउस। आप मानो कि आपने एक नया घर बनाया और बॉट अ यूज्ड कार, और आपने एक कार खरीदा एक पुराना, एंड बॉट सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। याद रखना बेटा तुम नया घर ले रहे हो लेकिन यूज्ड कार ले रहे हो, और साथ में बेटा याद रखना कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी ले रहे हो। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो यहां पर याद रखिएगा आप कर क्या रहे हो, तो आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हो। यस और नो, आप इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हो बेटा, बढ़ा रहे हो। तो इसका आंसर होगा कि कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेज वेंट अप सिंस यू बॉट अ यूज्ड कार एंड गवर्नमेंट बॉन्ड। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बॉट अ यूज्ड कार एंड गवर्नमेंट बॉन्ड। अरे नहीं मेरे भाई, ये दोनों चीज़ों को लगभग सेम दे दिया गया है। आगे इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेज वेंट अप, बोला गया कि इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट परचेज बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बेटा आपने बिल्ड किया है नया हाउस और बाय किया है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नहीं, इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बिल्ड अ क्या बोले बेटा, न्यू हाउस। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब आप नया घर लोगे तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। यूज्ड कार और कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड से बेटा याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे चलेगा, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया सेंट्रल बैंक दैट वांट्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन शुड ट्राई टू। क्या बोलो बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एग्रीगेट डिमांड को ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऑपरेट करोगे तो इससे क्या होगा बेटा, बेसिकली कि आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज ज्यादा होगी शॉर्ट रन में। आई अगेन रिपीट, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। कि जब एक सेंट्रल बैंक बेटा अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है ना शॉर्ट रन में, तो सेंट्रल बैंक क्या ट्राई करती है, वो एग्रीगेट डिमांड को ओपन मार्केट ऑपरेशन में अफेक्ट करने की कोशिश करती है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, रेगुलेट करने की कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा, इन्फ्लेशन अकर्स। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। 42 का बेटा देखेंगे, 42 में बोला गया इन्फ्लेशन कब होगा मेरे भाई, ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन होता है जब कोई भी प्राइस महंगा होने लग जाता है, अर्थात एवरेज प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विस राइज होगा, तो बेटा इन्फ्लेशन अकर्स हो जाता है। आप आइए 43 में बेटा ध्यान से सुनेगा। बोला गया है द क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाई विल डिक्रीज। बोला गया कि क्वांटिटी ऑफ डॉलर सप्लाई, जो डॉलर सप्लाई है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। कब मेरे भाई,
ऑब्वियस सी बात है कि जब फ्यूअर यूएस रेसिडेंट ट्रेवल करने लग जाएंगे अब्रॉड, मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, कुछ यूएस रेसिडेंट अगर विदेश में जाने लग जाएंगे ना, तो इस सिचुएशन में डॉलर सप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि बेटा जब वो बाहर जाएंगे, तो याद रखिए बाहर जाएंगे तो इस सिचुएशन में बेटा, इस सिचुएशन में वो बाहर की करेंसी का डिमांड क्रिएट करेंगे, तो इससे जो यूएस करेंसी होगी उसकी डिमांड घटेगी। आ जाइए बेटा 44 पे। 44 क्या कह रहा है बेटा, समझने की कोशिश करिएगा एवरीवन। 44 का जो पोर्शन है बेटा बोल रहा है कि क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन रेफर्स टू, आई रिपीट माय वर्ड, क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन रेफर्स टू लिमिट सेट बाय कंट्री टू कर्व। कोई भी क्वांटिटिव रिस्ट्रिक्शन बेटा क्यों किया जाता है, ये बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मैंने आपको बताया होगा। याद रखना बेटा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, क्या आप मैक्सिमम कितना क्वांटिटी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो याद रखिएगा ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बेटा रिस्ट्रिक्ट करता है। मैं आगे चलता हूं साहब, अगले चलते हैं बेटा 45 पे। क्या है बेटा 45? बोला गया एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, याद माफ करिए इन्वेस्टमेंट, माफ करिए एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन। याद रखना बेटा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का उल्टा होता है, क्या बोलो बेटा, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच का रिलेशन बताता है, लेकिन जो आपका एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है बेटा, ये इनकम और एक्सपेंस के बीच का फर्क बताता है। तो याद रखिएगा बेटा, ये बेसिकली बात करता है इक्विलिब्रियम इनकम और ऑटोनोमस स्पेंडिंग, अर्थात इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा बी। आते हैं बेटा आगे, और जब हम आगे आते हैं तो अपने को मिलता है बेटा क्या बोलो 46 में क्या है बेटा, बोला गया थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म प्रोपोगेट्स। याद रखना बेटा, ये रटने वाला एक क्वेश्चन है, हालांकि मैंने आपको कॉपी में भी लिखवाया है। 46 का जो आंसर होगा बेटा वो आंसर होगा बी। याद रखना बेटा, ये जो मर्केंटिलिज्म प्रोपोगेट्स है ना, ये बेसिकली एक्सपोर्ट वगैरह को इंक्रेज करता है और इंपोर्ट को क्या करता है बोलो बेटा, डिक्रेज करता है। मतलब ये इंक्रेज करता है किसको, एक्सपोर्ट को, और बोलता है कि आप इंपोर्ट कम से कम करिए। तो 46 का जो आंसर होगा बेटा वो होगा बी। इसके बाद चलते हैं 47 पे। 47 का आंसर क्या है बेटा, समझने की कोशिश। बोला गया व्हाट इज द फार्मूला ऑफ जीडीपी। अरे मेरे भाई सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका जो आंसर होगा बेटा वो बी होगा। कंजम्पशन लीजिए, इन्वेस्टमेंट लीजिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीजिए, नेट एक्सपोर्ट को उसमें प्लस कर दीजिए, आपका जीडीपी का फार्मूला आ जाएगा। 48 पे आते हैं बेटा। 48 का बोला गया है कि विच कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम रिप्रेजेंट द इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस बिफोर टैक्स एंड अदर डिडक्शन। बेटा पर्सनल इनकम, जो आपका पर्सनल इनकम इंडिविजुअल का होता है वो बेसिकली बिफोर टैक्स इनकम को रिप्रेजेंट करता है, खास करके वो इनकम जो इंडिविजुअल ने अर्न किया है। क्या ये बात क्लियर है? इसके बाद आते हैं बेटा 49 पे। बोला गया ऑन मॉडर्न फिएट मनी सिस्टम द वैल्यू ऑफ मनी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, ऑब्वियस सी बात है बेटा, गोल्ड रिजर्व। आज भी फिएट मनी गोल्ड रिजर्व पे बेस्ड होता है। आप जितना ज्यादा गोल्ड को रिजर्व करोगे उतनी ही मनी क्रिएट कर पाओगे। बेटा देखो ये सब ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा एक इरिटेशन पोर्शन होता है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर दोगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 50 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट ओज टू एक्सटर्नल क्रेडिटर्स एंड डोमेस्टिक लेंडर। बेटा नेशनल डेट, याद रखिएगा नेशनल डेट ही वो अमाउंट होता है, आई रिपीट माय वर्ड, नेशनल डेट ही बेटा वो बजटरी अमाउंट होता है जिसके थ्रू तुम लोग ये रिप्रेजेंट करते हो, ये देखते हो कि सरकार के बेटा खर्चे उर्चे जो है ना वो डोमेस्टिक लेंडर और एक्सटर्नल क्रेडिटर्स में क्या है, तो ये नेशनल डेट के थ्रू मैनेज किया जाता है। अगेन मैं बोलूंगा 51 जो है बेटा, ये 51 आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। 51 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। याद रखना बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बेसिकली ये मैंने लिखवाया भी था आपको, ऑटोनोमिक स्टेबलाइजर इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। मैंने आपको कितनी बार ये रटवाया हुआ है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो होता है ना बेटा, ये अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह को रेगुलेट करता है, इसके बेनिफिट और इसके सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। 52 में आते हैं। अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा 52। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा जल्दी जल्दी निपटा दीजिएगा। याद रखना ये डायरेक्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सेंसिटिव टू शॉर्ट टर्म चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन। बेटा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में बेटा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसके बाद 53 पे आते हैं विच टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड क्या बोलो बेटा पॉलिसी। याद रखना एफडीआई के ऊपर सरकार का सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। बोला गया है कि द कंसेप्ट ऑफ द मल्टीप्लायर इफेक्ट इन अ किनीजियन इकोनॉमिक्स। बेटा मैंने नेशनल इनकम जब कराया था तो मैंने वहां पर किनीजियन इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कराया था, और मैंने बोला था कि देखो बेटा किनीजियन कॉन्सेप्ट जो है ना ये बेसिकली इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग थ्रू आउट द इकोनॉमी की बात करता है। तो इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है बेटा ये किसकी बात करता है, मेनली ये बात करता है इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग थ्रू आउट द क्या बोलो बेटा इकोनॉमी। इसका आंसर बी होगा। 55 पे आते हैं बेटा। 55 जो है वो क्या है, ध्यान से समझिए। व्हाट इज द लिक्विडिटी ट्रैप। याद रखना बेटा लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है किनीजियन थ्योरी का जहां पर बोला गया कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है बेटा, बहुत कम, और सेविंग जो होता है वो हो डेट उसको कंट्रोल करके रखा जाता है। तो याद रखिए इसका जो आंसर है बेटा ये आंसर इसका बी है 55 का।
इसके बाद आते हैं बेटा, इसके बाद आते हैं, ध्यान से समझिएगा 56, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड नेगोशिएशन। मुझे लगता है बेटा बहुत आसान, WTO आंसर है इसका। द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन, अबे नालायक, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर सरप्लस बेटा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस्ड होता है। अरे ईश्वर क्या, ये सब थ्योरी कॉन्सेप्ट है बेटा, ये सब थ्योरी कॉन्सेप्ट है। जहां पर कुछ करने की बात आएगी ना, मैं खुद ही आपको बोल दूंगा ये करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये सब छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। आ जाइए 58 पर। 58 बोला गया है, क्या बोले बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। यस, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज क्यों मेरे भाई, आपको बोला गया कि देखो इंडस्ट्री जो होता है ना वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि एग्रीकल्चर बेटा आपको फूड देता है, प्रोडक्ट्स कंजम्पशंस वगैरह के लिए देता है। एग्रीकल्चर सेक्टर आपको रॉ मटेरियल देता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर आपको प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मार्केट। बिल्कुल बेटा, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, सब सही है। हाँ, ये कुछ करने वाला कॉन्सेप्ट है। आइए बेटा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि द प्राइस ऑफ एप्पल राइज फ्रॉम 30 से 40 एंड द सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम 240 से 300। तो बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। वेरी सिंपल मेरे भाई, यहाँ पे लिखो प्राइस, यहाँ पे लिखो क्वांटिटी। प्राइस मान लो बेटा 30 से 40 हो गया, और क्वांटिटी जो है बेटा 240 से 300 हो गया। अगर आप फॉर्मूला देखोगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, तो फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन क्या बोलो क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्या बोलो बेटा प्राइस। तो याद रखिएगा इंटू P अपॉन क्या बोलो बेटा Q। तो आप यहाँ पर देखोगे तो 60 अपॉन 10 इंटू बेटा 30 अपॉन 240। अगर मैं कैलसी में निकाल पाऊँ तो 0.75 आंसर आ रहा है, और 0.75 का नियरेस्ट बेटा क्या है 0.77, इसीलिए इसका आंसर होगा बेटा 0.77। अरे श्योर क्या, तो याद रखना नियरेस्ट आंसर आप मार सकते हैं। एग्जैक्ट इसका कैलकुलेशन 0.75 का आ रहा है, लेकिन नियरेस्ट आंसर 0.77 है, इसलिए आप 77 मारिएगा। इसके बाद मैं आगे चलता हूं बेटा 60 पे। 60 क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 60 एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। बोला गया द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द कॉस्ट लाइन इज क्या बोले बेटा टेंजेंट टू आइसो क्वांट। ये बात ऑलरेडी बता सकता हूं बेटा, टेंजेंट मतलब होता है कट नहीं करता, लेकिन पास से निकलता है। तो आइसो क्वांट कर मैंने जब आपको समझाया था तो मैंने बोला था ना कि एकदम पास से निकलता है लेकिन कट नहीं करता, तो वहीं पर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसीलिए बेटा याद रखना टेंजेंट टू आइसो क्वांट होगा। 61 का आंसर अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, अगेन डायरेक्ट। बोला गया मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। कब मेरे भाई, ऑब्वियस बात है जब उसका मार्जिनल कॉस्ट बेटा इक्वल हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू से। याद रखना यहां पर बेटा अपनी प्रॉफिट की बात हो रही है, सुपर प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, सुपर प्रॉफिट की बात नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा जब मार्जिनल कॉस्ट मेरे मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आ जाएगा तो मेरी नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, मैं आपको लेके चलता हूं बेटा 62 पे। 62 का क्या है, ध्यान से समझिए। एग्रीकल्चर गुड्स मार्केट डेपिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू। एग्रीकल्चर गुड्स की बात हो रही है बेटा, याद रखिएगा जो एग्रीकल्चर मार्केट होता है ना बेटा, वो एग्रीकल्चर मार्केट बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन होता है। मैंने बताया भी था परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर दिया था, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है बेटा। याद रखना एक समय हुआ करता था जब एग्रीकल्चर में बहुत सारे कंपटीशन नहीं हुआ करते थे, हालांकि देश कृषि प्रधान देश रहा है स्टार्टिंग से, तो परफेक्ट कंपटीशन का ये पार्ट है। इसके बाद आते हैं बेटा 63 पे, प्लीज ध्यान से समझिएगा। 63 क्या है, 63 क्या है मेरे भाई, तो 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये लो बेटा, क्या बिजनेस मैनेज करता है, इनिशिएट करता है, यस। रिस्क बेयर करता है, इनोवेशन करता है, मेरे भाई ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। आज बेटा उसके बाद आते हैं 64 पे। 64 क्या है मेरे भाई, तो बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑन द रिलेशनशिप ऑन द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट फंक्शन का बेटा फॉर्मूला एक तरीके से आपसे पूछना चाह रहा है, तो याद रखिएगा बेटा एवरेज कॉस्ट फंक्शन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना, तो यहां पर बोला गया है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो आप एफ से निकालते हो बेटा, ये फॉर्मूला आपको लिखवाया भी होगा मैंने। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आता है, इसलिए इसका आंसर होगा बेटा डी। 65 बोला गया फॉर अ प्राइस टेकिंग फॉर्म, क्या बोले बेटा 65 बोला गया है फॉर अ प्राइस टेकिंग फॉर्म। याद रखना बेटा प्राइस टेकिंग फॉर्म की बात हो रही है, तो यहां पर बेटा याद रखना हमेशा प्राइस टेकिंग फॉर्म के लिए बेटा जो मार्जिनल रिवेन्यू होता है वो इक्वल टू प्राइस होता है। अब जो बच्चे इस बात को समझ सकते हैं वो समझ लें, क्योंकि बेटा अभी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जो बच्चे नहीं समझ रहे ना उस बात को ऑब्जर्व कर लें, ऑब्जर्व कर लो बेटा। याद रखना अगर प्राइस टेकिंग फॉर्म है तो वहां पर मार्जिनल रिवेन्यू बेटा हमेशा बेसिकली प्राइस, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस बेटा। तुम अपने प्राइस पे जो प्रोडक्ट बेचते हो उसमें मार्जिनल रिवेन्यू तो कमा ही लेते हो, नॉर्मल रिवेन्यू तो कमा ही लेते हो। आगे देखिएगा 66 को समझने की कोशिश करते हैं, क्या है बेटा 66, ये देखिए एवरीवन। 66 में बोला गया है बेटा, 66 में बोला गया है कि कोइंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट इंडिकेटेड एज। याद रखना बेटा कोइंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट इंडिकेटेड एज इन्फ्लेशन, नहीं मेरे भाई।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं मेरे भाई, रिटेल सेल्स नहीं मेरे भाई, कोइंसिडेंट इंडिकेटर का आंसर बेटा ये डी होगा, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। यहाँ पर बेसिकली बेटा इंडिकेट नहीं करता कोइंसिडेंट इंडिकेटर, कोइंसिडेंट होता है बेटा जो साथ साथ इंडिकेट करता है, लीडिंग, लैडिंग और कॉन्करेंट मैंने एक आपको बताई होगी। इसके बाद बेटा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपेरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस, याद रखना बेटा। बोला गया है कि न्यू ऑर्डर आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपेरियर टू क्या बोलो बेटा, यूटिलिटी एनालिसिस, याद रखना बेटा यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसका आंसर जो होगा ना बेटा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सुपेरियर टू यूटिलिटी एनालिसिस। ये बात तो सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पर रैंकिंग होती है, जो आपका इंडिफरेंस कर्व और यूटिलिटी का कंपैरिजन है बेटा, इसमें रैंकिंग होती है। तो बोला गया इट डिस्पेंस विद द एजम्पशन ऑफ मेजरेबिलिटी, बिल्कुल मेजर करता है। इट सेग्रीगेट इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, बिल्कुल। इट डज नॉट एज्यूम कंसिस्टेंसी ऑन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यस। तो बेटा इसका आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मनी पे मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे भी अप्लाई नहीं होता। अगला बोला गया बेटा 68, प्लीज ध्यान से समझिएगा। 68 क्या है, 68 की कहानी बेटा। तो 68 में बोला गया परफेक्टली कंपटीशन फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर बोथ इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, कब होगी मेरे भाई, याद रखना ये सब आंसर सही है। जब आपका प्राइस बेटा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, या शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, या प्राइस आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है और लोएस्ट पॉइंट आप एलएसी पे हो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे हो, तो बेटा याद रखना या P इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू LAC। ये बात मैंने लिखवाई है बेटा, एग्जैक्ट डायरेक्ट कॉपी में लिखवाया है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, डी होगा, अर्थात ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। आगे सुनिएगा बेटा, आगे सुनिएगा। बोला गया इकोनॉमी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, नालायक, लीडिंग, लैगिंग और क्या बोलो एक कॉन्करेंट होता था इंडिकेटर। तो बेटा याद रखना हिस्टोरिकल हमेशा लैगिंग इंडिकेटर दिखाता है। हम आते हैं बेटा 70 पे, और 70 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये लो मेरे भाई, बहुत अच्छे। बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है भाई, कॉस्ट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अरे ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखना बेटा, ये तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, मतलब ये ना करता तो क्या करता है, इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका आंसर बेटा कि जो आप फॉरगो करते हो या गिव ऑफ करते हो जब आप कोई चॉइस या डिसीजन कर रहे होते हो। तो क्या ये बात क्लियर है क्या, अरे श्योर 100% पक्का बेटा। अब सुनिए, हाँ ये क्वेश्चन एक करने वाला है बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो क्वेश्चन करने वाला बेटा उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनिए, आपसे बोला जा रहा है कि अगर मान लो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू दिया गया है 2000 प्लस 15Q माइनस 6Q2 प्लस बेटा Q3, तो बोलो कि टोटल फिक्स कॉस्ट एट Q क्या होगा। कंफ्यूज किया गया है नालायक को, एकदम प्योरली कंफ्यूज किया गया, प्योरली कंफ्यूज। आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जो होगा बेटा ये बेसिकली होगा आपका 2000। अरे मेरे भाई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पर जो वैल्यू दी गई है यही तो टोटल फिक्स कॉस्ट की वैल्यू होगी, ये वैल्यू ही तो इंडिकेट किया गया है, तो ये वैल्यू इंडिकेट किया गया, ये कॉस्ट दे दिया गया। तो इसका आंसर बेटा जो होगा वो 2000, एकदम आसान क्वेश्चन है बेटा। आगे चलते हैं 72 पे, ध्यान से सुनिएगा। 72 क्या है, बोला गया डिफरेंट बिजनेस साइकिल, प्लीज ध्यान से समझिएगा बेटा। बोला गया डिफरेंट बिजनेस साइकिल, नीचे में से आपको आंसर देना है बेटा। डिफरेंट बिजनेस साइकिल जो आपका है, डिफरेंट बिजनेस साइकिल जो आपका है, क्या ये सेम रहता है या डिफर करता है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, डिफर करता है। टफ, पीक, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब डिफर करता है। 73 देखिएगा बेटा, सारे बच्चे 73 देखिएगा। बोला गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कम ऑन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल। बोला गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होगा ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट इन विच द टोटल मार्केट हैज बीन डिवाइडेड इज क्या बोलो बेटा, डिवाइडेड इज क्या बोलो बेटा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट डिफरेंट नहीं होगा तो बेटा तुम प्रॉफिट अर्न कैसे करोगे। मार्केट डिफरेंट होगी तो बेटा प्रॉफिट अर्न करते जाओगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या जो भी प्रॉफिट आप अर्न करो। तो मार्केट बेटा डिफरेंट होना चाहिए, सेम मार्केट में कभी प्रॉफिट अर्न नहीं होती। 74 बेटा सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आई रिपीट माई वर्ड, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। डन करेगा, आगे सुनिएगा। 75 पे आते हैं बेटा। तो 75 जो बोला गया कि बताओ नीचे में से कौन से ऑथर ने बोला था इकोनॉमिक्स इज अ न्यूट्रल बिटवीन एंड। तो याद रखना बेटा इसमें से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जहां तक याद है बेटा रॉबिन्स या मार्शल में से किसी एक ने बोला था, लेकिन मुझे जो ज़्यादा लग रहा है बेटा रॉबिन्स। आई इसको एक बार चेक कर लेना बेटा, एक बार चेक कर लेना। आई थिंक सो रॉबिन्स इसका सही आंसर है, सही आंसर है रॉबिन्स। बट रॉबिन्स या मार्शल में किसी एक को चेक कर लेना, एंड शायद रॉबिन्स ने बोला था। हम आते बेटा 76 पे, और 76 क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी
76 में बोला गया बेटा कि प्राइस रिजिडिटी एक्सप्लेन बाय स्विजी मॉडल इज रिलेटेड टू विच मार्केट। बेटा ये ओलिगोपोली मार्केट, स्विजी मॉडल आपको ओलिगोपोली मार्केट में पढ़ना होता है। ओलिगोपोली मार्केट में बेटा जो आपका स्विजी मॉडल कहता है ना, ये मॉडल कहता है बेसिकली ये 1930 में लॉन्च किया गया था। आप लिख भी लेना बेटा, कहीं से क्वेश्चन आ जाए। ये 1930 में मॉडल लॉन्च हुआ था और ये बोला था कि ओलिगोपोली मार्केट में बेटा प्राइस जो होता है ना, ये रिमेन स्टेबल रहता है। डन करेगा, ये स्विजी मॉडल कहता है। आगे चलते बेटा 77 पे, ध्यान से सुनिएगा। 77 क्या है बेटा? हाँ जी, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या बोल बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉर्म कॉस्ट फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पर टैक्स आएगा, आएगा जी। क्या प्रोडक्शन फंक्शन आएगा मेरे भाई? बिल्कुल आएगा जी। तो याद रखिए प्रोडक्शन फंक्शन भी आएगा। क्या सब्सिडी आता है? अरे हाँ भाई, माइनस किया जाता है। तो प्राइस ऑफ द फॉर्म आउटपुट, यस, ये नहीं आता। फॉर्म का आउटपुट प्राइस बेटा कॉस्ट में क्या करेगा? कुछ भी नहीं, आउटपुट प्राइस, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। बोला गया है 78 को देखेंगे। 78 क्या है बेटा, समझिएगा। बोला गया है डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर। बोला गया डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? अरे मेरे भाई डिराइव डिमांड है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बेटा किसी और पे डिपेंड होता है, दैट इज डिराइव्ड। 79 क्या है बेटा? कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम वैरायटी ऑफ गुड्स। बोला गया 79 में कि बेटा कंज्यूमर कहाँ पर वैरायटी ऑफ गुड्स मैक्सिमाइज लेता है। ऑब्वियस सी बात है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्यों मोनोपोलिस्टिक? क्योंकि यहाँ पर मेनी सेलर होते हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा डिफरेंट गुड्स को। किसको प्रोड्यूस करते हैं? डिफरेंट गुड्स को। इसीलिए याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होगा। सेक्शन नंबर 80 पे आते हैं बेटा। सेक्शन नंबर 80 अगेन डायरेक्ट है बेटा। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इन बजटिंग। तो याद रखिएगा यहाँ पर बेटा बेसिकली जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी होता है ना, वो स्टेबलाइज करता है इकोनॉमी को, जब खास करके इकोनॉमी डाउन टर्न में होती है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गोल जो है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का, वो बेसिकली डाउन टर्न के सिचुएशन में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। आंसर इसका क्या होगा? बी होगा बेटा। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू किन्स व्हाट कैन कॉज इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। याद रखना बेटा, इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड हमेशा किन्स थ्योरी के हिसाब से बेटा अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। 82 फटाफट देखते हैं। बोला गया था कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल स्पिरिट इन किनीजन थ्योरी। बेटा याद रखना, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो इकोनॉमिक डिसीजन को इंडिकेट करता है या फिर इफेक्ट करता है। आंसर जो होगा बेटा वो बी होगा। आगे चलते हैं साहब, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है बेटा क्या है, बोला गया विच ट्रेड पॉलिसी टूल इज डिजाइन टू डायरेक्टली सपोर्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स। हो मेरे भाई, सब्सिडी, इसमें तो कोई मुझे लगता है कि जरूरत है ही नहीं। सब्सिडी जो होता है बेटा, वो सब्सिडी बेसिकली आपको एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद बेटा 84 पे आते हैं। क्या है 84? ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। बोला गया है पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज बाई, ऑब्वियस सी बात है बेटा, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवलरी। आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते बेटा, और ये नॉन राइवलरी नेचर का भी होता है। ये आपको पब्लिक फाइनेंस सेक्टर में पढ़ाया होगा। 85 क्या है? 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन रिसोर्स बीइंग, क्या बोलो बेटा, ओवर यूज्ड। आई थिंक सो गवर्नमेंट रेगुलेशन। यस, गवर्नमेंट रेगुलेशन इसका बेटा जो है वो परफेक्ट आंसर है। गवर्नमेंट रेगुलेशन एक ऐसी चीज होती है बेटा जो बिल्कुल कॉमन सॉल्यूशन होती है, खास करके ऐसे प्रॉब्लम को बेटा जो रिसोर्स को ओवर यूज करने के कारण हो रहा है। मतलब जब भी कोई रिसोर्स ओवर यूज होगा बेटा, सरकार तुरंत उसको कंट्रोल कर सकती है अपने प्रॉपर क्या करके, बोलो बेटा एक बार उसे रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन को बना के। आर यू श्योर? क्या? हाँ, क्वेश्चन 86। यस, यहाँ पर बेटा दिमाग लगाने वाला है। ये प्योरली दिमाग लगाने वाला है। बोला गया इफ द रिवर्स रिक्वायरमेंट इज 20%, माफ करिए, इफ द रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 20%, what is the potential maximum expansion of money supply when a new deposit is 1000 is made। याद रखना बेटा, एक फॉर्मूला होता है डिपॉजिट मल्टीप्लायर का। आप वो फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। एक डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/RR इंटू क्या बोलो बेटा, इंटू क्या बोलो बेटा, आपका न्यू डिपॉजिट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/20% इंटू बेटा 1000। याद रखिएगा। सो इसको अगर आप निकालोगे, अगर मैं कैलसी यूज़ कर पाऊँ तो बेटा आंसर समथिंग 5000 के आसपास आ रहा है। आंसर बेटा इसका ए होगा। डन करेगा। अब सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, सारे डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं कहता हूँ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है बेटा जो आपको परेशान करेगा। 87 देखिएगा फटाफट 87 देखिएगा। तो 87 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इनकम। ओह मेरे भाई, प्रॉफिट एक तरीके का क्या होता है, बोलो बेटा,
फैक्टर इनकम होता है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर फंडामेंटली कनेक्टेड टू इकोनॉमिक एनालिसिस। अरे मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ, ये ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा इसे। सब कुछ बेटा याद रखिएगा इकोनॉमिक एनालिसिस में आ जाता है। 89 को देखेंगे पर 89 क्या बोला गया, मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म का कंट्रोल होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे या नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म हैज नो कंट्रोल ओवर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। मैक्रो इकोनॉमिक में कोई कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट का, माइक्रो पे हो सकता है बेटा। आगे देखिएगा 90 क्या है बेटा, समझिएगा 90 एवरीवन ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है 90 को लेकर। आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी क्या होता है बेटा, याद रखना नेगेटिव हो जाता है। जब आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचते हो ना, तो जो एडिशनल यूनिट कंजम्पशन होता है बेटा, ये क्या हो जाता है, बेसिकली नेगेटिव। तो बेटा याद रखना टोटल यूटिलिटी फॉल करता है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव फॉर्म मैंने बताया भी होगा बेटा, कुछ इस तरीके का आपने इसका डायग्राम देखा होगा, आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम देखने को मिला होगा मार्जिनल यूटिलिटी का। तो ये नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 91 आपको बोला गया कि नीचे में से करेक्ट को चूज करो। बोला गया व्हेन द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज जीरो, अगर डिमांड कर्व का स्लोप जीरो है, डिमांड इज इनफाइनाइटली इलास्टिक, एंड व्हेन द स्लोप इज इनफाइनाइट इलास्टिक इज जीरो। मुझे तो लगता है बेटा यही आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका है ही नहीं, इसलिए बेटा यही है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप डिमांड चैप्टर को याद करो बेटा, आपको निकल आना समझ आ जाएगा। 92 अगेन डायरेक्ट क्या बोला गया, कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर्स एंड क्या बोला बेटा, सॉफ्टवेयर। नालायक के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। 93 क्या है बेटा, ध्यान से समझिए। 93 का बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो ट्रू ढूंढना है। क्या स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है डिटरमाइंड बाय रिलेटिव प्राइस ऑफ टू गुड्स। हाँ मेरे भाई, बजट लाइन में दो गुड्स को कंपेयर किया जाता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। बिल्कुल मेरे भाई। स्लोप इज बजट लाइन मेजर द रेट एट विच द कंज्यूमर कैन ट्रेड वन गुड्स फॉर अदर। भाई बेटा ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। 94 क्या है बेटा, 94 को देखिएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है अल्फ्रेड मार्शल बेटा। मॉडर्न इकोनॉमिक्स अब इनको फादर कहा जाता है। आगे देखिएगा 95 क्या है बेटा, 95 को समझने की कोशिश करिए एवरीवन। अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेज 1 इज नोन एज अ स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बिकॉज मेरे भाई ये कर्व आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके से। ये आपका टोटल प्रोडक्ट था, याद रखिएगा बेटा, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट था, और ये आपका बेटा नेगेटिव में आता हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट है। डन करेगा, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा ना बेटा, ये आंसर इसका बी होगा। 95 का जो आंसर होगा बी होगा। क्यों? क्योंकि बेटा वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेज 1 में इंक्रीजिंग स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या होता है बेटा, इंक्रीजिंग रेट पर होता है। डन करेगा, आगे देखिएगा 96 क्या है बेटा, 96 समझने की कोशिश करिए। 96 क्या है बेटा, समझने की कोशिश करिए। ये देखो, ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा प्रोडक्शन फंक्शन से। याद रखना 96 का आंसर जो होगा वो इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल होगा, क्योंकि मैंने बताया था इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल में लेबर 1/2, कैपिटल बेटा 2/3। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट है, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग है, और अगर a प्लस बी इज लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग है। ऑलरेडी मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर क्योंकि बेटा मोर देन 1 है इसलिए इसका इंक्रीजिंग रेट आंसर होगा। 97 देखिएगा बेटा, 97 मैथमेटिकल रिलेशनशिप शोइंग द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। नालायक प्रोडक्शन फंक्शन, डायरेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन फंक्शन। याद रखना बेटा, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं। बोला गया इकोनॉमिक्स के केस में अगर देखा जाए मेरे भाई तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्या टाइम के बेस पर होता है? अरे हाँ भाई, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन। ज्योग्राफिकल एरिया यस, वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस के बेस पर हाँ मेरे भाई, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, अगर मान लो आपका इनपुट डिमांड क्या होता है, बोलो बेटा, अगर आपका इनपुट डिमांड डिक्रीज होता है तो नालायक ऑब्वियस सी बात है प्राइस भी फॉल होगा। और फ्रीडम ऑफ चॉइस इज द एडवांटेज ऑफ, याद रखना फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात हो रही है, और चॉइस बेटा केवल और केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में है। आप इंडियन रेलवे को चॉइस नहीं कर सकते, रिलायंस और टाटा में चॉइस कर सकते हैं, इसलिए आंसर इसका होगा बेटा कैपिटलिज्म। क्या होगा बोलो बेटा, कैपिटलिज्म। तो ये आपका पूरा का पूरा कहानी है। जितना जल्दी हो सके मैंने इसको सॉल्व कराने की कोशिश की है। याद रखना 4-5 क्वेश्चन को देख लिया जाए तो बाकी सब 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब आपका रट्टू पोपट है। एवरीथिंग इज रट्टू पोपट। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पर आपका बेटा ये MTP 1 फाइनली हो जाता है। क्या बोलो बेटा, समाप्त। MTP 2 एक बार आप सॉल्व करिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। देखो बेटा, आप इको के पेपर को बाकी पेपर से कंपेयर मत करिए। इको का भी MTP उठाइए, 3-4 क्वेश्चन आपको उसमें बेटा टेक्निकल टाइप दिखेगा। जो टेक्निकल है आप मुझसे पूछ लीजिए, बचे हुए को बेटा आप बस थ्योरी ऑब्जर्वेशन
अगर मैं कराऊंगा तो भी बेटा मैं ही कराऊंगा, आप करोगे तो भी करोगे ही। तो MTP2 एज सच कोई टेक्निकल नहीं, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन जो है उसमें आपके डाउट आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ये सब डाउट था नहीं, आप थोड़ा सा फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा। तो आप ट्राई करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। पेपर के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करना मैं कहता हूँ। आइए इंटर में मैं आपके साथ वेट कर रहा हूँ फॉर द लॉ पेपर। मैंने आपको बोला था बेटा, मैंने ऑलरेडी बोला था कि आप ट्रेलर फाउंडे, मैं तो ट्रेलर भी नहीं बोलूँगा, आओ इंटर में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है। माई ऑल द बेस्ट विशेष विद यू। आप एग्जाम जाओगे बेटा, मेरी विशेष आपके साथ रहेगी, 100% आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।